नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। आज बात भारत की में हम भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों की बात करने वाले हैं। हमने देखा किस तरह पिछले इतवार को वहां लगाया गया सोशल मीडिया प्रतिबंध जो था उसके खिलाफ प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो उठे। कहा जा रहा है कि जेन जी यानी कि जो नए युवा लोग हैं उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किए, हिंसा बहुत भड़क गई। वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत सारे नेताओं ने अपना पद छोड़ दिया है। बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। आगे क्या भविष्य होगा नेपाल का, उसका क्या असर होगा दक्षिण एशिया में, हम इस बारे में आज शो में बात करने वाले हैं। बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कलोल भट्टाचार्य जी। कलोल, आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। पहला सवाल कलोल जी मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई अचानक से, हम देखते हैं कि पहले सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया जाता है उसके बाद अचानक से जो प्रदर्शन है वो इस तरह से हिंसक हो उठते हैं। फिर वो एंटी करप्शन भी है, उसमें लोग बात कर रहे हैं नेपोटिज्म की, उसमें लोग एकदम सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ये जेन ज़ी है, यानी जो सबसे युवा वर्ग है इस समय। और ये भी बात है कि ये फैक्ट है कि नेपाल की बहुत बड़ी आबादी युवा भी है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो पूरी शुरुआत हुई इस आंदोलन की वो कहाँ से हुई? देखिए, जब ओली सरकार का ऑर्डर आया कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये बैन ही नहीं था, एक किस्म का क्रैकडाउन था। तो मेरे ख्याल से वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। जी, पर आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक, मतलब सिर्फ बैन जो है कि ये इतनी प्रभावी चीज़ थी कि वो इस तरह से इस बड़े आंदोलन में, ख़ास तौर पे जिस तरह की हिंसा हमने देखी है, हमने सरकारी जो इमारतें हैं, लोगों के घर हैं, मंत्रियों से जो जुड़े घर हैं, इवन कुछ मीडिया संस्थान है वहाँ भी आग लगा दी गई है। क्या आपको लगता है कि वो प्रतिबंध इतना इतना लोगों जी, को नागवार गुजरा कि उसके बाद उन्होंने इस तरह का हाँ, कदम उठाया? क्योंकि लोगों ने उसको समझा इस तरह से कि ये एक किस्म का सिविल लिबर्टीज़ जो है उसके ऊपर हमला था। तो मेरे ख्याल से वहाँ उसकी शुरुआत आप ये मानते हैं? हुई। सिद्धार्थ, जब हम इस तरह से देखते हैं नेपाल का जो पूरा इतिहास है वो अस्थिरता का रहा है। पिछले 2 दशक में हमने कई सरकारें बनती देखी हैं, पर बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह से वहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है कि एक स्थिर सरकार हो। फिर हम देखते हैं 2015 से आगे का जो समय है, जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, आप एक संविधान लेकर आए हैं, पर उस संविधान के बाद भी जिस तरह से बार-बार ये आरोप लगता है कि सरकारें जो हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं, जनता का उसमें कुछ जनता पा नहीं रही है। ऐसे में जब इस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जहाँ से राजशाही खत्म होकर हम लोगों ने इस तरह से सरकारें देखी हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी, पर फिर भी वहाँ का जो अपहीवल था वो शांत नहीं हो पा रहा था। आप वो पूरा दौर और अब में क्या, किस तरह से आप इसे इंटरप्रेट करेंगे? मुझे मेरा पहला विजिट एज अ रिपोर्टर नेपाल में 2001 में था। और तब से जो है मैं वहाँ जाता रहा हूँ। मुख्तलिफ जो वहाँ की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको कवर करने के लिए बहुत सारे नेताओं से मुलाकात रही है, इंटरव्यूज़ किए हमने। और मैंने एक तरह से करीबी से इस प्रोसेस को फॉलो किया है। हालांकि पिछले 10 साल में थोड़ा सा जब से वायर हमने शुरू किया और हमारे कुछ और जो है इन्वॉल्वमेंट्स और मसरूफियत हो गए, तो इतना करीब से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी नेपाल को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि एक ओर पे कहना कि सियासी अस्थिरता रही है, ये सही है। 2015 से लेके आज तक पिछले 12-13 साल में मैं इसकी गिनती कर रहा था कि कम से कम 12 या 13 बार प्रधानमंत्री पद में चेंज हुआ है। अ, भले ही वही पुराने चेहरे चेहरे थे जो बदल-बदल कर आ रहे थे। कभी आते हैं कभी जाते हैं, आया राम गया राम। जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद इस दृश्य से जुड़ा हुआ है। ट्रिगर, जैसे कल्लोल साहब ने कहा कि सोशल मीडिया बैन, जाहिर है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अ, शायद हमारे दर्शक को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मनोरंजन पे पाबंदी लगी है, क्योंकि अक्सर तो अधिकांश लोग तो एज अ मनोरंजन टूल उसको इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन टूल या ऐसे कुछ, थोड़ा चैटिंग कर लिया ये वो। तो ये जो प्रोटेस्ट था इस कारण से नहीं था कि भाई
आप सरकार ने मनोरंजन का एक जरिया खत्म कर दिया है उस पे एक्चुअली पिछले 5-6 महीने से जनता के अंदर, नेपाल के जनता के अंदर एक गुस्सा पनप रहा था, एक आक्रोश अ, जो करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, जैसे हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी ये देखने को मिला कि जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे अच्छा, नेता का जो इनकम लेवल है वो तो ऑफिशियली फिक्स्ड है, लेकिन जो गाड़ियां चला रहे हैं, जहाँ पे जिस आलीशान तरीके जिस से तरह रह की रहे हैं, लग्जरी दिख रही जिस है। बिल्कुल, तो ये जो हाइपर कंजम्पशन का जो प्रदर्शन नेताओं के इर्द गिर्द जो परिवार है वो दिखा रहे थे, और नेपाल एक हिंदुस्तान की तरह एक गरीब सोसाइटी है, तो ये जो इनइक्वालिटी का प्रदर्शन, मुझे लगता है ये भी जो जैसे नेपोटिज्म, नेपो बेबीज की ये जो, बल्कि कहीं ना कहीं अगर मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ तो ज्ञानेंद्र का लड़का पारस जिस तरह से उसने एसयूवी चलाया, लोगों को कुचल डाला और ये सब, तो एक लंबे अरसे से गुस्सा रहा है कि भाई लोग अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमा रहे हैं, आम जनता जो है वहीं के वहीं रह गई है, वहां पे आमदनी हासिल नहीं हो रहा है। हासिल नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल अस्थिरता है, मुझे लगता है कि इसको लोगों ने कहा कि भाई ये नया प्रचंड आते हैं जाते हैं, ओली आते हैं जाते हैं, कांग्रेस का कोई नेता बन जाता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, करप्शन वहीं की वहीं रह गई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो एक गुस्सा जो है लोगों ये सड़कों पे उतर आई, सोशल मीडिया बैन एक उसका एक ट्रिगर था, लेकिन ये जो एक डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट जो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और खास तौर पे जो मुख्य धारा की जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूएमएल, ओली शर्मा का जो पार्टी है, प्रचंड का जो माओइस्ट पार्टी है, और नेपाली कांग्रेस, इन यही 3 पार्टीज लगभग सिस्टम को डोमिनेट कर रहे हैं, और इनके खिलाफ जो है ये किसी एक सरकार या किसी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, इसीलिए जो है अलग अलग नेताओं को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, कईयों पे हमला हुआ, प्रचंड भी अपने, हालांकि प्रचंड अभी पावर में नहीं है, बल्कि केपी शर्मा ओली ने एक तरह से इंट्रीग के साथ प्रचंड को 2022 के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी उसको टॉपल किया, तो लेकिन पब्लिक सिंपैथी जो है प्रचंड के साथ भी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि उनके भाई, भी खिलाफ ही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब इसमें शामिल हो, और हम नहीं चाहते कि ऐसे पुराने चेहरे, ऐसे पुराने पार्टी जो है हावी हो हम पे, हमको कोई नया सिस्टम चाहिए, लेकिन वो क्या है, कैसे तय होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। ये अभी अनिश्चित है। इसमें एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं जेंजी है, नया जनरेशन है, उसका प्रोटेस्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि कल्चरली वो कहाँ से आ रहे हैं। पर आप लोग बतौर पत्रकार जब आप देख रहे हैं कि घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या ये जितने प्रदर्शनकारी हैं, इन प्रोटेस्टर्स का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो क्या लगता है कि वो किस तरह के तबके से आ रहे हैं? देखिए, नेपाल में प्रोटेस्ट तो हमेशा होते रहते हैं। मोनार्किस्ट कई महीनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। आज एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, मधेश आंदोलन के लिए हो, जनजाति का प्रोटेस्ट हो, ये सब प्रोटेस्ट काठमांडू में चलते रहती है, ये डेली लाइफ का हिस्सा है। पर इस वक्त का जो प्रोटेस्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि पिछले 1 साल से जो सरकार बना हुआ है, जो नेपाली कांग्रेस और ओली साहब का जो सरकार है, ये किस्म का अननेचुरल अमलगमेशन है, और ये लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो ये किस्म का चेरनोबिल मोमेंट मान लीजिए, क्योंकि एक तो कई महीनों से गलत काम हो रही थी, और आखिर में इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसको एक किस्म का मतलब एक फ्यूजन मोमेंट है, एक ट्रिगर किस्म का है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट तो अलग अलग लोग नेपाल में हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते, सब प्रोटेस्ट का एक जगह एक वक्त पे आना, एक यूनानिमस तरीके से एक प्रोटेस्ट बनाना, इतने सारे प्रोटेस्ट, तो अब जो कह रहे हैं कि जेनजी का प्रोटेस्ट है, यंग लोग नेपाल में हमेशा से वोकल रहे हैं, तो इनका भी इसमें आके एक लीडरशिप रोल लेना, ये मेरे ख्याल से एक संयोग की बात है, एक कोइंसिडेंस की बात है। पर ये अपॉर्चुनिटी बनाया किसने? ये तो सरकार का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है।
यानी कि कहीं ना कहीं हम इससे इस तरह देख सकते हैं कि ये जो गुस्सा पनप रहा था, सरकार और नेता इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि ये चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी रातों रात। सदर, जब आप देखते हैं कि नेताओं को बिल्कुल इस चीज़ का इल्हाम ही नहीं था कि चीज़ें इस तरह से बदलेंगी। हमने देखा पहले दिन जब प्रोटेस्ट हुआ था तो ओली साहब ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था जेन जी को लेकर। तो जब जिस तरह से 2 दिन के अंदर चीज़ें बदली, उन्हें पद छोड़ना पड़ा, देश छोड़ कर निकलना पड़ा। अब जब जेंजी के जो नेता हैं वो सामने आए, कल उन्होंने बयान दिया कि वो इतने अभी मैच्योर नहीं हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकें, पर उनका वो पार्लियामेंट को भंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी हो संविधान के हिसाब से हो। इस सिचुएशन को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि कई बार जेंजी के साथ होता है कि इन्होंने कर तो दिया, इन्होंने कदम तो बढ़ा लिया, पर ये लोग डिसइल्यूजन्ड है, इन्हें नहीं पता कि अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा। मैं 3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि अ, शायद आगे इस प्रोग्राम के अगले वाले हिस्से में आप बांग्लादेश का भी की भी बात करेंगे, लेकिन अ, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में सिचुएशन ऐसा बना है कि अ, जब अगर कोई सरकार निहत्थे लोगों पे गोली चलाए, तो अब ये दूसरा मिसाल है हमारे सामने, या इससे पहले हम श्रीलंका का भी मिसाल देख लें कि दक्षिण एशिया की जो आवाम है, और इसमें मैं हिंदुस्तान के लोगों को भी शामिल करूंगा। एक तरह से अच्छी बात है कि उस किस्म की मैस फायरिंग का सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं बना है। हालांकि रिप्रेशन, जैसे किसानों को, किसान के आंदोलन को किस तरह से कुचला गया, ये सब जानते हैं, लेकिन जो निहत्थे लोगों पे लाइव फायरिंग बांग्लादेश में देखा हमने, यहाँ पे देखा। तो जो एक पॉपुलर मूवमेंट था, जिसका मजाक, जैसे आपने कहा, ओली साहब मजाक उड़ा रहे हैं, और उनको लगा कि चलो गोलीबारी के बाद जब 19 बच्चों का कत्ल हुआ, उनको लगा कि गृह मंत्री के इस्तीफा से मामले को मैनेज कर लिया जाएगा, और ये भी एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। लोगों का गुस्सा जो है 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन पहले और दूसरे दिन के प्रोटेस्ट में एक फर्क पाया गया है। हमने बहुत सारे हमारे जो वहाँ पे पत्रकार साथी हैं उनसे बात किया, कुछ वहाँ के लोकल लीडर से बात किया हमने, और भी लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि जो वेंसडे को जो पहले दिन जो प्रोटेस्ट था, उसमें नौजवान, जेंजी, यंग क्लास, बहुत सारे बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो अपने यूनिफॉर्म में वहाँ पे दिखाई दिए, और एक तरह से उन्होंने एक पीसफुल ऑर्गेनाइज तरीके से, हाँ, उन्होंने बंद गेट्स को स्टॉर्म करने की कोशिश की, जो आमतौर पे ऐसे प्रदर्शन में सारे देखा साउथ जाता एशिया में है। होता जी है, जी हमारे यहाँ खूब होता है। जी। और पुलिस को इतनी अकल होनी चाहिए कि आप क्राउड को किस तरह से मैनेज करें। वहां पे गोलियां बरसाई गई। उसके अगले दिन जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जेंजी वाले कम नजर आए। कई पत्रकार साथियों का कहना था कि जो लोग सड़क पे नजर आ रहे थे एक संगठनात्मक तरीके से, वो अनुभवी लोग लग रहे थे। मैंने बल्कि 2-3 दोस्तों से पूछा कि भाई आप अनुभवी कह रहे हैं, क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे? तो बोले कि ऐसे लग रहा है कि ये बच्चे नहीं थे, ये स्कूली या कॉलेज के बच्चे नहीं थे। इनको पता था कि हम किस तरह से यहाँ पे आगजनी कर सकते हैं, जो आमतौर पे एक जेन ज़ी बच्चे को नहीं पता होगा, क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में पहली कदम रख रहे हैं। तो जो डिस्टर्बेंस हो सकता है कि एक वाइडर क्राउड उसमें शामिल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है या कोई ऐसा। कहा जा रहा है कि कुछ पार्टीज जिनको पहले दिन निशाना पब्लिक एंगर का निशाना नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा कि यूएमएल, एनसी, माओवादी, मुख्य धारा के जो 3 बड़े पार्टीज है, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा था। लेकिन छोटे मोटे छोटे पार्टीज हैं, पार्टीज जो है। जैसे आरपीपी है जो मोनोकिस्ट, प्रो मोनोकिस्ट पार्टी है, जी। या राष्ट्रीय स्वतंत्र स्वतंत्र पार्टी है, पार्टी, जी, आरएसपी, जो एक नया पार्टी 3-4 बनाए, साल जी। पुराना पार्टी है, और एक मतलब कि पिछले चुनाव में 10% वोट वो जीत चुके थे, जितना तकरीबन जितना माओइस्ट को मिला। उनके खिलाफ भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके एक लीडर को जो जेल में थे करप्शन चार्ज में, उनको उनको रिहा किया गया। तो ये अभी भी शायद उस बदले हुए परिस्थिति में जिस तरह से लोग फायदा उठा रहे हैं, या
और इज इट एक्सप्रेशन कि भाई पब्लिक एंगर और बढ़ गया और भी लोग उसमें आ गए? तो सिलसिलेवार तरीके से पॉलिटिशियन के घरों को जला दिया जाना, और फिर स्टेट के सिंबल्स को, कोर्ट पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला। तो अब जेनजी का ये कहना, और ये वाकई एक अंतर्विरोध उसको कह लें, असमंजस कह लीजिए, कि आपने तो संविधान के जो प्रतीक है उनके खिलाफ आगजनी हुई, उन पे हमला हुआ कोर्ट पार्लियामेंट वगैरह पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान के तहत चलना चाहिए, पार्लियामेंट को डिसबैंड कर देना चाहिए, लेकिन संविधान के तहत ऐसा कोई सिचुएशन शायद एनविसेज नहीं किया गया जहां पे अगर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा, बल्कि प्रेसिडेंट पौडेल जो है उनका पहला रिएक्शन जब ओली साहब ने इस्तीफा दिया, पहला उनका रिएक्शन था कि भाई संविधान के तहत आप एज ए केयर टेकर बने रहिए। फिर उनको समझ आया कि नहीं, पब्लिक गुस्सा इतना है कि अगर केयरटेकर जो है ओली साहब रहे तो और जो है गुस्सा कंटेन नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से ट्रांजिशन यहाँ से निकल सकता है? आर्मी का रोल अब दिखाई दे रहा है। एक और पे इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अगर एनर्की सिचुएशन है, अगर लोगों को, जैसे पुलिस कर्मियों को मारा गया, नेताओं जी, मतलब अराजकता बहुत ज्यादा अराजकता बहुत बढ़ गई थी, तो आर्मी का वहां आना एक तरह से तय था। जी। लेकिन क्या आर्मी का रोल सिर्फ सिक्योरिटी मैनेज करने तक सीमित रहेगा, या पॉलिटिकल डायरेक्शन भी वो तय करने की कोशिश? अभी तक जो है, पिछले अगर आप 100 साल का हिस्ट्री देख लें नेपाल का, नेपाल आर्मी उस किस्म की आर्मी नहीं है। मतलब हाँ, कोई भी सरकार हो, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, जो रिपब्लिक है, हर प्रधानमंत्री या राजा के पीछे फौज का सपोर्ट होना जरूरी है और रहा है, लेकिन उन्होंने फौज को मैनेज किया, ऐसा नहीं कि फौज उनको मैनेज कर रहा है। तो अभी तक जो है नेपाली आर्मी का जो कल्चर है वो पावर ग्रैब करने का नहीं है, लेकिन कुछ जैसे एक मीटिंग का विवरण जो है नेपाली अखबारों में पढ़ने को मिला, जहां पे जेनजी के कुछ नुमाइंदे आर्मी चीफ से मिलने गए। आर्मी चीफ ने कहा कि भाई आप लोग डायलॉग के थ्रू अपने लीडर्स का चयन करें। तो उस एक मुलाकात में जहां पे वो आर्मी चीफ से मिले, तो आर्मी चीफ ने 2 बातें रखी जो जेनजी वालों को अच्छी नहीं लगी। पहले उन्होंने कहा कि भाई आप आरएसपी के नेताओं से बात करो, और दूसरा, एक बिजनेसमैन है दुर्गा परसाई, जो प्रो हिंदुत्व, एक एक्स फॉर्मर माओइस्ट है, काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, प्रो मोनर्किस्ट, प्रो हिंदुत्व नेता है। तो जेनजी वालों को गुस्सा होगा, भाई ये तो हमारे, क्यों इनकी पैरवी की जा रही है? मतलब ये तो स्टेक होल्डर नहीं है, तो इनकी पैरवी क्यों की जा रही है, हमको क्यों बताया जा रहा है कि इनसे बात करिए? तो वो गुस्सा होकर वहां से निकल गए। और यूथ से जो नाम प्रपोज हो रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, जैसे काठमांडू के मेयर हैं वगैरह, और भी लोग हैं, सुशीला कार्की हैं, सुशीला कार्की जो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ बिल्कुल की। बिल्कुल, जी। और बालन शाह जो 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 मेयर। काठमांडू के मेयर हैं, और भी धारण के मेयर का भी नाम लिया जा रहा है। तो 3-4 ऐसे नाम हैं, लेकिन कैसे ट्रांजिशन मैनेज होगा? आप ये भी कह रहे हैं कि संविधान को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और पार्लियामेंट जो है 2022 में इलेक्ट हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर चला, अगर हम बात करें तो फिर द एमपी शुड मीट अगेन। जी, वो उन्हें फिर सरकार नहीं बनानी लेकिन चाहिए। वही चेहरे निकल के आएंगे तो पब्लिक गुस्सा आप कंटेन नहीं कर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जी। कलोल, यहाँ पर एक और सवाल आता है। जब हम देखते हैं, एक छोटा सा एक वाकया है कि जिसमें आर्मी चीफ जो है वो आकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वहाँ मीडिया से बात की, उनके पीछे एक तस्वीर लगी थी जिसको लेकर कहा गया कि ये पुराने राजा की तस्वीर है और इसको दिखाकर ये कोई संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ आगे बैठे हैं, पीछे वो बैकग्राउंड में तस्वीर लगी, और उसको लेकर सोशल मीडिया पर ही काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि नहीं, ये चाहते हैं कि ये एक इशारा है कि नहीं, राजशाही को ये समर्थन देना चाहते हैं। क्या आप भी इसे इसी तरह से देख रहे हैं? इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई है पिछले कुछ दिनों में, पर जहाँ तक नेपाल आर्मी का सवाल है और उसके साथ नेपाल का जो राजशाही रहा है, जो राजतंत्र रहा है, उसका एक बहुत ही सिंबॉलिक रिलेशन हमेशा से रहा है। क्योंकि जिस राजा का तस्वीर आप कह रहे हैं, पृथ्वी शाह, वो नेपाल के यूनिफाइंग फिगर थे, नेपाल को यूनिटी उन्होंने ही दिया था। तो नेपाल आर्मी चीफ जब भी ऐसे कोई मतलब भाषण करते हैं या फिर बात करते हैं, तो उनका फ़ोटो जो है उनके पीछे होता है।
तो और इस बार भी उन्होंने उस फ़ोटो को रखा है, जैसे कि हम हमारे देश में भारत के जो तिरंगा है उसको रखते हैं, तो नेपाल आर्मी के लिए नेपाल नरेश जो ट्रेडिशनल वो जो थे, उनका ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशनल प्लेस होता है, ऐसा कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं होना नहीं चाहिए। पर अभी का समय ऐसा है कि हमने जब उस फ़ोटो को देखा तो हमने भी हमारे नेपाली दोस्तों से पूछा कि भाई क्या मैसेज है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल है। ये नेपाल के जो आर्मी चीफ है उनके साथ नेपाल राजा नेपाल नरेश का जो एक बहुत पुराना संबंध है, जो फाउंडिंग फिगर थे नेपाल के रॉयल लिनियज के, उनका जो एक संबंध है उसी को वो हमेशा से इन्वोक करते हैं। ऐसा कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग उसमें नहीं पढ़ना, मतलब देखना चाहिए। पर इस बार जो एक मैसेजिंग जो आपने कहा कि ये जो कहा उन्होंने कि मोनार्किस्ट लोगों से भी आप बात करिए, तो मेरे ख्याल से नेपाल आर्मी चीफ जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट है थोड़े से, कि थोड़ा सोच समझ कर चलिए, सबसे बात करिए। और मेरे ख्याल से उसमें जो हिंदुत्व एलिमेंट है वो भी घुस गया है, क्योंकि राजा का मतलब ही है हिंदू किंग थे। तो मैं उसमें उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनल फिगर है और उसमें राजा के साथ आर्मी चीफ का एक कनेक्शन होता है, क्योंकि राजतंत्र की अंडर ही है वो। जी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के कई जिले जो हैं उनकी सीमा नेपाल से लगती है। जिस तरह का माहौल बिहार चुनाव से पहले है, क्या आपको लगता है कि ये जितना भी प्रदर्शन हुआ या वहाँ का जो अपहीवल है वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। एक्चुअली कहते तो हैं कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में, और ये सब मतलब ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते, लेकिन दोनों देश के पॉलिटिक्स जो है एकदम अलग अलग है। और अभी तक जो हालांकि बालेन शाह जो है वो मधेश तराई इलाके से वहां से उनको कहा जाता है कि वहीं के हैं, और वो एक नाम बताया जा रहा है जो हो सकता है कि उभर के इंटरिम लीडर के रूप में बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसमें क्लैरिटी है। लेकिन मधेश एरिया में उस किस्म की अपहीवल जो काठमांडू में, हालांकि कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ तराई रीजन में भी ऐसा हुआ, लेकिन अधिकांश और सबसे जो सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट है वो काठमांडू वैली काठमांडू और में हुआ है। आसपास से। जी। पोखरा जो 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 ट्रेडिशनल जो हिल जो नेपाली एरिया नॉन मधेसी एरिया में हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि बिहार से शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक और बात कल्लोल साहब की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपने वो तस्वीर के बारे में पूछा, तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और खास तौर पे हिंदुस्तान में लोग इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हम बड़े मुल्क हैं, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा, सबसे जो है सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वगैरह। अगर हम स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले जो मॉडर्न स्टेट है वो नेपाल है, और नेपाल का जो स्टेट ट्रेडिशन है ये 150-200 साल तक चल रहा है। और पृथ्वी शाह और जिस तरह से नेपाली आर्मी वहां से निकला, पहले तो रॉयल नेपाल आर्मी था, अब नेपाल आर्मी हो गया है, तो नेपाल एक तरह से एक टॉर्च बेरर रहा है दक्षिण एशिया में, कि एक एक आधुनिक राज्य का गठन हिंदुस्तान की आज़ादी से कई साल पहले, और फिर दक्षिण एशिया में पहली दफा अगर एक आम चुनाव के जरिए संविधान सभा का गठन, और उस संविधान सदन ने जब फिर संविधान को लिखा, ये हिंदुस्तान से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो पॉपुलर फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं इलेक्ट हुआ। वहां पे तो तय था कि भाई जो लोग जिनके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो टैक्स भरते हैं, वोट उन्हीं के पास था। नेपाल का जो संविधान है और नेपाल की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, ये तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से चुन के निकला है। तो नेपाल कई मायने में दक्षिण एशिया से काफी आगे है पॉलिटिकल मामलों में, पॉलिटिकल समझ में। और मुझे लगता है कि नेपाल के जो जेनजी है, जिस तरह से वो उन्होंने कमान हाथ में लेने की कोशिश की है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये हमको एक फंडामेंटल चेंज चाहिए, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जो 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 सियासी ताकत डायरेक्टली निशाने पे नहीं थे, आरपीपी का नाम लिया, आरएसपी है, अच्छा ज्ञानेंद्र जो है स्वयं, किंग ज्ञानेंद्र जो है वो भी अब बयानबाजी के मार्केट में उतर आए हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कि हम आगे इस सिचुएशन का फायदा उठाएं, और तो और हो सकता है कि अपने पोजीशन बचाने के लिए, जैसे
ओली साहब या और भी जो डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियंस हैं वो दोबारा जैसे फॉरेन हैंड की बात कर रहे हैं कुछ। जी, यही मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं इस प्रोटेस्ट के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है या कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम सुन रहे हैं कि नहीं बाहरी ताकतें, आप दोनों कोई जवाब दे सकते हैं इसी सवाल का कि आप क्या फील कर रहे हैं ऐसा कुछ? जैसे प्रचंड जी के पार्टी में एक शख्स है मातृका प्रसाद जी। तो मातृका प्रसाद जी दिल्ली आए थे अभी 3-4 महीना पहले और हम लोगों से मुलाकात की उन्होंने। और उस दौरान उन्होंने कहा कि नेपाल में कुछ बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि कैसे होगा अगर बहुत बड़ा हादसा? वो बोला कि देखते रहिए, क्योंकि हमें लगता है कि नेपाल में ये जो हमारा जो सरकार है इतना अनपॉपुलर हो चुका है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, जब जहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट इतना वॉलेटाइल और इतना ही इन्फ्लेमेबल हो चुका है, उस वक्त आप बाहरी ताकतों को दोष देके क्या हासिल करेंगे? बात तो अंदर की है ना कि भाई अंदर में तो फिशर्स हो चुके थे, अंदर में कोऑर्डिनेशन नहीं था, डिस्कनेक्ट इतना हद तक था कि जिस वक्त गोलियां चली और बच्चे वहां मारे गए तो नेपाली कांग्रेस के अंदर लोग बैठकर देवबा जी से रिक्वेस्ट किया उन्होंने लोगों ने कि देवबा जी समर्थन वापस ले लीजिए। देवबा जी ने कहा समर्थन इस वक्त वापस लेंगे तो इंस्टेबिलिटी फैल जाएगा। और एक दिन के अंदर देखिए देवबा जी के साथ क्या हुआ। तो डिस्कनेक्ट इस किस्म का था कि वो अपने लोगों के मूड को नहीं समझ पा रहे थे, पर मातृका यादव जैसे लोग देख रहे थे कि क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये लोग हम लोग हमारे साउथ एशिया में इंदिरा गांधी से लेकर ये ट्रेडिशन रहा है फॉरेन हैंड कहना। पर मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के बीच जो डायनामिक्स हम ही लोग जो पैदा कर रहे हैं, उसके तरफ भी हमें नज़र डालना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जी, एक आखिरी सवाल है सिद्धार्थ, ये आपसे मैं पूछूंगी। पहले श्रीलंका 2022 में, फिर 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल। भारत के पड़ोस में अपहीवल लगातार चल रहा है। क्यों ऐसे में लगातार सवाल उठते हैं कि पड़ोस जो होता है आपका, ये सवाल हमने पिछले साल जब बांग्लादेश में हुआ था तब भी हमने कलोल से यही बात की थी कि क्या ज़रूरत होती है कि आपका जो पड़ोस है वो शांत होना चाहिए और एक पीसफुल नेबरहुड जो है वो क्यों ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे जो भारत की पोजीशन है उसमें आप इसे, ये जिस तरह का माहौल अब है, हमारे हर पड़ोसी देश में कुछ ना कुछ, म्यांमार में अलग समस्या है, श्रीलंका एक अलग तरीके की घटनाक्रम से गुजरा है, पाकिस्तान में अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं, अफगानिस्तान बिल्कुल अलग है, ये अब नेपाल, क्यों बढ़ जाता है महत्व एक पीसफुल नेबर का, एक शांत पड़ोस का क्यों महत्व होता है? सवाल बड़ा सही है आपका, पेचीदा सवाल भी है। देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे जो अपहीवल हुआ है, जाहिर है कि उनके अंदरूनी हालात के बेसिस पे वहाँ पे चीज़ें हुई हैं। हिंदुस्तान की जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है, अगर हम गहराई से इसका विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान की सरकार ने शेख हसीना की जो हुकूमत है उसको अननेसेसरी और एक्सटेंडेड जो सपोर्ट दिया वो आखिरकार उस डोमेस्टिक अंदरूनी इंस्टेबिलिटी का भी एक फैक्टर बन गया, जिसकी कीमत जो है हिंदुस्तान को अदा करनी पड़ रही है। नेपाल में हिंदुस्तान का रोल उतना डायरेक्ट नहीं है और ना ही वहाँ के लोग ये इल्ज़ाम उठा रहे हैं, मतलब कि वो जानते हैं कि जो कोलिशन बाजी है उसमें हिंदुस्तान कभी कभी बैक डोर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो चीज़ें हो रही हैं और लगातार जो करप्शन और नेपोटिज्म और इनएफिशिएंसी, इसमें हिंदुस्तान को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि और सिमिलरली श्रीलंका में, हाँ, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने जैसे राजपक्ष हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट किया, जियोपॉलिटिक्स का भी उसमें सवाल आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान, मतलब मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 जब मोदी साहब चुन के आए पहली दफा, और कितना अच्छा लगा जब उनके इनॉग्रल सेरेमनी में दक्षिण एशिया के तमाम जो नेतागण थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे। एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया गया और वाकई लगा कि शायद पहली दफा दक्षिण एशिया को भारत की नज़रों में एक प्राथमिकता दी जाएगी, हमारे नेबरहुड को, पीसफुल नेबरहुड को आगे बढ़ाने के लिए। और
उस 2014 की तुलना अगर आप आज देखें तो सारा जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो साउथ एशिया पॉलिसी ना के बराबर है। हर साउथ एशियन कंट्री में इंस्टेबिलिटी है। सिचुएशन बहुत दूर चला गया है हिंदुस्तान के हाथों से। तो पीसफुल नेबरहुड होना चाहिए, हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो दक्षिण एशिया जो 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 दक्षेश सार्क 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 जो है, जो जिसकी कल्पना की गई थी कि भी दक्षिण एशिया के जो तमाम देश हैं इनका एक जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंटरलिंकेजेस हो, वो जो एक सपना था, वो जो एक आइडिया था, वो पिछले 10 साल में तो पूरी तरह से बिखर गया है और हिंदुस्तान ने लगभग दक्षेश से अपना हाथ धो लिया है। तो अगर आप साउथ एशिया लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो इसका असर, नेगेटिव असर हर मुल्क पे पड़ने ही वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर सार्क मजबूत होता तो नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में जो हुआ ये नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी अपने साउथ एशिया पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आप एक एनलाइटन पॉलिसी बनाइए और ट्रेड और जो इंटरलिंकेजेस है इसको तवज्जो दीजिए, तो हो सकता है कि एक भविष्य कुछ अलग किस्म का हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल में शांति आए और जिस तरह की अनिश्चितता अभी देखने को मिल रही है उसको एक निश्चित भविष्य मिले। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।